9वीं सदी का बाइजेंटाइन साम्राज्य। सम्राट माइकल तृतीय अपने सबसे करीबी दोस्त बेसिलियस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। बेसिलियस एक साधारण अस्तबल का रखवाला था, लेकिन जब एक बिगड़ायल घोड़े ने सम्राट की जान खतरे में डाली तो बेसिलियस ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। इस एक घटना ने उसकी किस्मत बदल दी। सम्राट माइकल ने दोस्ती और वफादारी के नाम पर बेसिलियस को साम्राज्य के सबसे ऊंचे पदों पर बिठा दिया। उसे पढ़ाया लिखाया, उसे दौलत दी और उसे वो शक्ति दी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। माइकल को लगा कि उसने एक ऐसा वफादार साथी बनाया है जो हमेशा उसका एहसानमंद रहेगा, लेकिन वो एक घातक भूल कर रहे थे। शक्ति का नशा और बेसिलियस की महत्वाकांक्षा दोस्ती के हर वादे पर भारी पड़ी। एक रात जब सम्राट माइकल अपने महल में गहरी नींद में सो रहे थे, बेसिलियस अपने सैनिकों के साथ उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्त, अपने बेनिफैक्टर, अपने सम्राट के दोनों हाथ काट दिए और तलवार उसके दिल में उतार दी। अगली सुबह बेसिलियस ने खुद को नया सम्राट घोषित कर दिया। माइकल की कहानी एक चेतावनी है, एक क्रूर सबक जो शक्ति के खेल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखाती है। ये खेल भावनाओं या दोस्ती के लिए नहीं है। ये एक ऐसा मैदान है जहां विश्वास एक हथियार भी है और एक कमजोरी भी। रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम इसी क्रूर सच्चाई का एक नक्शा है। ये कोई नैतिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के 3000 सालों से निकाले गए उन नियमों का संग्रह है जिन्होंने राजाओं को बनाया और मिटाया, साम्राज्यों को खड़ा किया और ढहा दिया। ये समझना कि शक्ति कैसे काम करती है आपको न केवल इसे हासिल करने में मदद करता है, बल्कि खुद को उन लोगों से बचाने में भी मदद करता है जो इन नियमों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और शक्ति के पहले कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझते हैं। इरादे छुपाने की कला। कानून 3। शक्ति के खेल में आपके असली इरादे आपके सबसे कीमती पत्ते हैं। अगर आपके विरोधी जानते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तो वे आपके लिए हर कदम पर एक रक्षात्मक दीवार खड़ी कर सकते हैं। इसलिए तीसरा नियम कहता है, अपने इरादों को छुपाएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 19वीं सदी के जर्मन राजनेता ऑटो वॉन बिस्मार्क हैं। बिस्मार्क का अंतिम लक्ष्य जर्मन भाषी राज्यों को एकजुट करके एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र बनाना था, और इसके लिए ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध अनिवार्य था। लेकिन उस समय प्रशिया की सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। अगर बिस्मार्क अपनी असली मंशा जाहिर कर देते तो उनके विरोधी उन्हें एक खतरनाक और युद्ध प्रेमी नेता के रूप में देखते और उन्हें कभी सत्ता में आने नहीं देते। इसलिए बिस्मार्क ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऑस्ट्रिया की प्रशंसा की, शांति की वकालत की और युद्ध को पागलपन बताया। उन्होंने खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश किया। उनके इस धोखे ने उनके विरोधियों को पूरी तरह से गुमराह कर दिया। उन्हें लगा कि बिस्मार्क एक नरम और शांतिप्रिय नेता है। इस झूठी छवि ने उन्हें प्रशिया का प्रधानमंत्री बनने में मदद की, और जब सही समय आया, जब उनकी सेना पूरी तरह से तैयार थी, तो उन्होंने उसी ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया जिसकी वे कभी प्रशंसा करते थे, और जर्मनी को एकजुट करने के अपने असली लक्ष्य को हासिल कर लिया। बिस्मार्क की रणनीति सिर्फ अपने इरादों को छुपाना नहीं था, ये एक नकली विश्वसनीय इरादा सामने रखने की कला थी। ये एक धुएं का पर्दा बनाने जैसा है जो आपके दुश्मनों का ध्यान भटकाता है, जबकि आप अंधेरे में अपनी असली चाल चल रहे होते हैं। आवश्यकता से कम बोलें। कानून 4। जब आप कम बोलते हैं तो आप अनजाने में ही शक्तिशाली और रहस्यमयी लगने लगते हैं। चौथा नियम कहता है, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। शब्द चांदी की तरह हैं, लेकिन चुप्पी सोने की तरह। जब आप अपने विचार और योजनाएं आसानी से व्यक्त कर देते हैं तो आप साधारण और पूर्वानुमानीय लगने लगते हैं। आपके शब्दों में कोई वजन नहीं रहता। इसके विपरीत जब आप चुप रहते हैं तो दूसरे आपकी चुप्पी को भरने की कोशिश करते हैं। वे असहज हो जाते हैं और ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे अक्सर अपनी योजनाओं और कमजोरियों को उजागर कर देते हैं। रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट इस कला में माहिर थीं। वे अपनी बैठकों में बहुत कम बोलती थीं। उनकी चुप्पी उनके दरबारियों को बेचैन कर देती थी। वे ये अनुमान लगाने की कोशिश करते रहते थे कि महारानी के दिमाग में क्या चल रहा है, और इस कोशिश में वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें और अपनी वफादारी जाहिर कर देते थे। कैथरीन चुपचाप सब कुछ देखती और सुनती थीं, और अंत में कुछ गिने चुने शब्दों में अपना फैसला सुनाती थीं, जो एक आदेश की तरह होता था। 20वीं शताब्दी के कलाकार एंडी वॉरहोल ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया। वे साक्षात्कार में अस्पष्ट और छोटे जवाब देते थे। उनकी इस आदत ने उन्हें एक रहस्यमयी और गहरा व्यक्ति बना दिया, और लोग उनके हर शब्द का मतलब निकालने की कोशिश करते रहते थे। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि चुप्पी केवल एक रक्षात्मक रणनीति नहीं है, ये एक आक्रामक हथियार है। आपकी चुप्पी दूसरों को बोलने पर मजबूर करती है, और जब वे बोलते हैं तो वे आपको वो जानकारी देते हैं जिसकी आपको शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। शक्ति का खेल सूचना के असंतुलन पर आधारित है, और चुप्पी इस असंतुलन को बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करता है वो बातचीत को नियंत्रित करता है। शक्ति की दुनिया एक विशाल दरबार की तरह है जहां हर कोई एक भूमिका निभा रहा है। इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके और आपके ऊपर बैठे व्यक्ति यानी आपके मास्टर के बीच होता है। इस रिश्ते को साधना शक्ति के खेल का सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इसमें चूक गए तो आपकी योग्यता और मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी। अपने मालिक से कभी आगे ना बढ़े। कानून 1। शक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने मालिक को कभी भी अपनी चमक से फीका ना पड़ने दे। हमेशा अपने वरिष्ठों को सहज और श्रेष्ठ महसूस कराए। अगर आप उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली या होशियार नजर आते हैं तो आप उनकी असुरक्षा और ईर्ष्या को जगाएंगे और इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इसका सबसे दुखद उदाहरण 17वीं सदी के फ्रांस में राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री निकोलस फूके ने यह गलती की थी। फूके एक प्रतिभाशाली और अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने राजा को प्रभावित करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने शानदार महल वॉल ए विकॉन्ट में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। ये पार्टी इतनी शानदार थी कि इतिहास में आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। दुनिया के सबसे अच्छे खानसा में सबसे महंगे मेहमान और सबसे चकाचौंध करने वाले मनोरंजन के साधन वहां मौजूद थे। फूके का इरादा राजा को यह दिखाना था कि वो कितने काबिल हैं और उनके पास कितने संसाधन हैं। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। युवा राजा लुई, जो उस समय खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, फूके की इस भव्यता को देखकर प्रभावित नहीं बल्कि अपमानित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि उनका अपना मंत्री उनसे ज्यादा महान और शक्तिशाली दिखने की कोशिश कर रहा है। उस पार्टी में राजा के दिल में प्रशंसा की जगह ईर्ष्या और बदले की भावना ने ले ली। कुछ ही हफ्तों बाद राजा ने निकोलस फूके को सरकारी धन के गबन के झूठे आरोप में गिरफ्तार करवा लिया। फूके ने अपनी बाकी की जिंदगी जेल की एक अंधेरी कोठरी में बिताई। फूके की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के पदानुक्रम में आपकी असलियत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे दिखते हैं। आपकी काबिलियत आपके मालिक के लिए एक संपत्ति तभी तक है जब तक वो उनकी अपनी चमक को बढ़ाने में मदद करती है। जिस क्षण आपकी काबिलियत उनके लिए खतरा बन जाती है, वो आपके लिए एक अभिशाप बन जाएगी। आपकी सफलता का श्रेय हमेशा अपने मालिक को दे और अपनी चमक को थोड़ा मंद रखे ताकि वो सूर्य की तरह चमकते रहे। उत्तम दरबारी बने। कानून 24। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको अपने मालिक से आगे नहीं बढ़ना है तो क्या आपको अयोग्य और साधारण बनकर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका समाधान कानून 24 में है। एक उत्तम दरबारी की भूमिका निभाए। एक दरबारी ना तो चापलूस होता है और ना ही विद्रोही। वो सामाजिक बुद्धिमत्ता का स्वामी होता है। वो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब अपनी राय देनी है और कब मालिक के विचार को अपना विचार बनाकर पेश करना है। एक आदर्श दरबारी हमेशा अपनी बात अप्रत्यक्ष रूप से कहता है। वो कभी भी सीधे तौर पर अपने मालिक की आलोचना नहीं करता या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो विनम्रता, अनुग्रह और कूटनीति का इस्तेमाल करता है। वो अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाता है जैसे वे एक टीम के प्रयास का परिणाम हो, जिसका नेतृत्व स्वाभाविक रूप से मालिक ने किया था। वो अपने मालिक की शैली और पसंद को अपनाता है, जिससे मालिक को लगता है कि वे एक ही तरह के इंसान हैं। ये सब करते हुए वो कभी भी अपनी गरिमा या आत्मसम्मान नहीं खोता। वो एक अभिनेता की तरह है जो मंच पर अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाता है। कई लोग इसे दिखावा या बेईमानी कह सकते हैं और ये सतहीपन का जोखिम भी पैदा करता है। लेकिन शक्ति के दरबार में आपकी प्रामाणिकता या असली स्वभाव एक खतरनाक चीज हो सकती है। एक कुशल दरबारी ये समझता है कि उसका सार्वजनिक व्यक्तित्व एक वर्दी की तरह है जिसे वो काम पर पहनता है। ये उसकी पूरी पहचान नहीं है। वो सामरिक रूप से चुनता है कि उसे अपने व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा कब और किसके सामने प्रकट करना है। सच्ची विनम्रता या ईमानदार रुचि का प्रदर्शन भी उसके लिए एक उपकरण हो सकता है। शक्ति की दुनिया में जो लोग अपनी हर भावना और हर विचार को प्रामाणिक होने के नाम पर उजागर कर देते हैं, वो अक्सर कुचल दिए जाते हैं। एक उत्तम दरबारी इस खेल को समझता है और अपनी भूमिका को पूर्णता के साथ निभाता है, जिससे वो न केवल जीवित रहता है बल्कि फलता फूलता भी है। एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर दूरदर्शिता का होता है।
एक साधारण व्यक्ति केवल वही देखता है जो उसके सामने है, जबकि एक रणनीतिकार भविष्य के कई कदमों की गणना करता है। ये शतरंज के खेल की तरह है, जहां एक नौसिखिया खिलाड़ी केवल अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है, जबकि एक ग्रैंड मास्टर 10 चाल आगे की योजना बनाता है। इस दूरदर्शिता को प्राप्त करने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं: सूचना और योजना। दोस्त बनकर जासूस की तरह काम करें। कानून 14। शक्ति के खेल में सबसे मूल्यवान जानकारी वो होती है जो आपको औपचारिक बैठकों या आधिकारिक चैनलों से नहीं मिलती। असली जानकारी लोगों की अनकही बातों, उनकी कमजोरियों, उनकी असुरक्षाओं और उनके छिपे हुए इरादों में होती है। और ये जानकारी केवल तभी सामने आती है जब लोग अपनी रक्षा की दीवारें गिरा देते हैं। कानून 14 इसी कला के बारे में है। एक दोस्त के रूप में पेश आएं, लेकिन एक जासूस की तरह काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दोस्तों को धोखा दें, बल्कि ये समझना है कि सामाजिक और अनौपचारिक बातचीत जानकारी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा मैदान है। लोग औपचारिक बैठकों में सतर्क रहते हैं, लेकिन एक दोस्ताना लंच या कॉफी पर वे अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जो वे कभी ऑफिस में नहीं कहेंगे। एक आधुनिक कॉरपोरेट जगत का उदाहरण लें। एक कंपनी की मैनेजर एमा एक महत्वपूर्ण सौदे पर बातचीत कर रही थी। औपचारिक बैठकों में दूसरी पार्टी बहुत सख्त और अपनी मांगों पर अड़ी भी थी। एमा ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने दूसरी टीम के प्रमुख सदस्यों के साथ अनौपचारिक रूप से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उसने उनके साथ लंच किया, उनकी कंपनी की संस्कृति और उनकी चुनौतियों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक बात की। धीरे धीरे विश्वास का एक माहौल बना। इस दोस्ताना माहौल में उन्होंने अनजाने में अपनी बातचीत की सीमाओं, सौदे को लेकर अपनी चिंताओं और उन पर मौजूद आंतरिक दबावों का खुलासा कर दिया। इस जानकारी से लैस होकर एमा ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जो उनकी अनकही जरूरतों को पूरा करता था और साथ ही उसकी अपनी कंपनी के लिए भी फायदेमंद था। नतीजा एक सफल सौदा था और एमा की प्रशंसा उसकी असाधारण समझ के लिए की गई। एमा ने जो किया वो जासूसी का एक सूक्ष्म रूप था। उसने विश्वास का एक माहौल बनाया ताकि सूचना का प्रवाह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर हो सके। सबसे मूल्यवान जानकारी हमेशा विश्वास के चैनलों के माध्यम से बहती है, औपचारिकता के माध्यम से नहीं। अंत तक की योजना बनाएं। कानून 29। और समय की कला में महारत हासिल करें। कानून 35। जानकारी इकट्ठा करना पहला कदम है। अगला कदम उस जानकारी का उपयोग करके एक व्यापक योजना बनाना है। कानून 29 कहता है, अंत तक की योजना बनाएं। इसका मतलब है कि केवल अपने लक्ष्य को जानना ही काफी नहीं है, आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले पूरे रास्ते का नक्शा बनाना होगा, जिसमें सभी संभावित बाधाओं, परिणामों और आकस्मिकताओं पर विचार किया गया हो। जब आप अंत तक सोचते हैं तो आप अल्पकालिक लाभों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से विचलित नहीं होते। आप हमेशा बड़े चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन एक महान योजना भी बेकार है अगर उसे सही समय पर लागू न किया जाए। यही पर कानून 35 काम आता है। समय की कला में महारत हासिल करें। शक्ति की दुनिया में 3 प्रकार का समय होता है: लंबा समय, लॉन्ग टाइम; मजबूर समय, फोर्स्ड टाइम; और अंतिम समय, एंड टाइम। लंबे समय का मतलब है धैर्य रखना और सही अवसर की प्रतीक्षा करना। मजबूर समय का मतलब है जब चीजें तेजी से घटित हो रही हों तो निर्णायक रूप से कार्य करना। और अंतिम समय का मतलब है अपनी योजना को एक ऐसे निर्णायक प्रहार के साथ समाप्त करना जिससे आपके विरोधी उबर ना सकें। एक महान रणनीतिकार इन तीनों समयों को पहचानना और उनका उपयोग करना जानता है। वो जानता है कि कब इंतजार करना है, कब हमला करना है और कब खेल खत्म करना है। इन कानूनों का एक गहरा संबंध कानून 18 से भी है, जो कहता है, अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाएं, अलगाव खतरनाक है। आप अंत तक की योजना कानून 29 कैसे बना सकते हैं यदि आप दुनिया से कटे हुए हैं? अलगाव आपको उस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित करता है जिसे आप जासूसी कानून 14 के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, और ये आपको अच्छे समय के लिए आवश्यक सामाजिक और राजनीतिक हवाओं के बदलाव को महसूस करने से रोकता है। एक किला आपको सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन वास्तव में ये आपको अंधा बना देता है। सच्ची शक्ति के लिए दुनिया के साथ निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता है ताकि प्रभावी दीर्घकालिक रणनीतिक कार्रवाई के लिए आवश्यक डेटा एकत्रित किया जा सके। शक्ति की दुनिया रिश्तों के जटिल जाल पर बनी है, लेकिन यहाँ रिश्ते भावनाओं पर नहीं बल्कि हितों पर आधारित होते हैं। इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन जैसे शब्द अपना पारंपरिक अर्थ खो देते हैं। वे शतरंज की मोहरों की तरह बन जाते हैं, जिन्हें आपको अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। इस खेल में महारत हासिल करने के लिए आपको विश्वास के दो धारी हथियार का उपयोग करना सीखना होगा। दोस्तों पर भरोसा ना करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। कानून 2। दूसरा नियम शायद इस किताब का सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। दोस्तों पर कभी भी बहुत अधिक भरोसा ना करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें।
ये नियम कहता है कि दोस्त अक्सर आपको धोखा देंगे क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। वे आपकी सफलता को अपनी विफलता के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी दोस्त को काम पर रखते हैं तो आप उसकी वास्तविक क्षमताओं को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को देख रहे होते हैं। इसके विपरीत एक पूर्व दुश्मन जिसे आप अपने पक्ष में कर लेते हैं एक दोस्त से ज्यादा वफादार साबित होगा क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है। वो आपकी उदारता और विश्वास को जीतने के लिए अतिरिक्त मेहनत करेगा। इस नियम को समझने के लिए दो ऐतिहासिक उदाहरणों की तुलना करना सबसे अच्छा है। पहला बाइजेंटाइन सम्राट माइकल तृतीय का, जिन्होंने अपने दोस्त बेसिलियस पर आंख बंद करके भरोसा किया और बदले में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। माइकल ने दोस्ती की भावनाओं पर दांव लगाया था और वो हार गए। दूसरा उदाहरण चीन के सम्राट सुंग का है। 959 ईस्वी में जब सुंग सम्राट बने तो उन्हें पता था कि उनके अपने शक्तिशाली सेनापति, उनके तथाकथित दोस्त ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे कभी भी तख्ता पलट कर सकते थे। उन पर भरोसा करने के बजाय सुंग ने एक शानदार भोज का आयोजन किया और उन सभी को धन, संपत्ति और एक आरामदायक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया। उन्होंने खुशी खुशी अपनी कमान छोड़ दी। इसके बाद सुंग ने अपने दुश्मनों की ओर रुख किया। उन्होंने एक एक करके अपने विद्रोहियों को हराया, लेकिन उन्हें मारने के बजाय उन्होंने उन पर उदारता दिखाई। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें पद दिए और उनका सम्मान किया। एक विद्रोही राजा जिसे मौत की उम्मीद थी, जब उसे माफी और सम्मान मिला तो वो सम्राट सुंग का सबसे वफादार सेवक बन गया। सुंग ने यह समझा कि भावनाओं से पैदा हुई वफादारी अस्थिर होती है, लेकिन स्वार्थ और कृतज्ञता से पैदा हुई वफादारी कहीं ज्यादा मजबूत होती है। एक दोस्त एहसान की उम्मीद करता है जबकि एक पूर्व दुश्मन कुछ भी उम्मीद नहीं करता और सब कुछ पाकर हमेशा के लिए आपका ऋणी हो जाता है। चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। कानून 12। अगर आप हमेशा धोखेबाज और चालाक दिखेंगे तो लोग आपसे सावधान हो जाएंगे और आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। शक्ति के खेल में कभी कभी ईमानदारी का एक भी कार्य दर्जनों बेईमान कार्यों को छिपा सकता है। कानून 12 कहता है, अपने शिकार को निरस्त करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। एक बेहतर तरीके से समय पर किया गया ईमानदारी का कार्य सबसे संदिग्ध व्यक्ति की रक्षा की दीवारों को भी गिरा सकता है। एक बार जब उनकी रक्षा ढीली पड़ जाती है तो आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार धोखा दे सकते हैं और हेरफेर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उस्ताद था कॉन आर्टिस्ट विक्टर लुस्टिग। 1920 के दशक में लुस्टिग ने अमेरिका के सबसे खूंखार गैंगस्टर आल कपोन को धोखा देने की हिम्मत की। वो कपोन के पास गया और उससे $50,000 ये कहकर उधार लिए कि वो इस रकम को 2 महीने में दोगुना कर देगा। कपोन ने उसे पैसे दे दिए। लुस्टिग ने पैसे लिए और उन्हें एक बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रख दिया। 2 महीने बाद वो कपोन के पास वापस गया और दुखी चेहरा बनाकर कहा कि उसकी योजना विफल हो गई। उसने कपोन को उसके पूरे $50,000 वापस कर दिए। अल कपोन, जो धोखेबाजों और झूठों से घिरा रहता था, लस्टिग की इस ईमानदारी से हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि लस्टिग या तो पैसे लेकर भाग जाएगा या बहाने बनाएगा, लेकिन उसका पूरा पैसा वापस करना एक अप्रत्याशित और ईमानदारी का कार्य था। कपोन लस्टिग की हिम्मत और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे इनाम के तौर पर $5,000 दिए। लस्टिग ने बिना कुछ किए $5,000 कमा लिए। उसने समझा कि कपोन जैसे संदिग्ध व्यक्ति पर सीधा हमला काम नहीं करेगा, इसलिए उसने ईमानदारी का एक ट्रोजन हॉर्स इस्तेमाल किया। उसने ईमानदारी का एक उपहार पेश किया जिसे कपोन ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, लेकिन इस उपहार के अंदर लस्टिग का असली इरादा छिपा था, कपोन का विश्वास जीतना, जो भविष्य में $50,000 से कहीं ज्यादा मूल्यवान साबित होता। ये कानून हमें सिखाता है कि एक गुण की प्रतिष्ठा जैसे ईमानदारी कई अवगुणों के लिए एकदम परफेक्ट आवरण है। शक्ति एक इमारत की तरह है और उस इमारत की नींव आपकी प्रतिष्ठा है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप तूफानों का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नींव कमजोर है तो आपकी इमारत एक छोटे से झटके से भी ढह जाएगी। शक्ति के खेल में आपकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। यह आपके बारे में लोगों की धारणा है और ये धारणा ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। प्रतिष्ठा पर सब कुछ निर्भर है। इसे अपने जीवन से सुरक्षित रखें। कानून 5। 5वां नियम कहता है, आपकी प्रतिष्ठा शक्ति का आधार है। इसे अपनी जान की तरह सुरक्षित रखें। एक मजबूत प्रतिष्ठा के साथ आप बिना कोई बल प्रयोग किए लोगों को डरा सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग जाता है तो आप हर तरफ से हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण प्राचीन चीन के महान सेनापति चूको लियांग का है, जिन्हें स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। एक बार लियांग अपने शिविर में केवल 100 सैनिकों के साथ थे, जब उन्हें खबर मिली कि दुश्मन के सेनापति सीमा यी 1,50,000 सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं। स्थिति निराशाजनक थी।
भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लियांग घबराए नहीं। उन्होंने एक अविश्वसनीय चाल चली। उन्होंने अपने सैनिकों को शहर के झंडे उतारने, शहर के द्वार खोलने और छिप जाने का आदेश दिया। फिर वो अकेले शहर की दीवार के सबसे ऊंचे और सबसे दिखाई देने वाले हिस्से पर बैठ गए और शांति से अपना ल्यूट बजाने लगे। जब सीमा ये अपनी विशाल सेना के साथ शहर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने ये अजीब दृश्य देखा। शहर के द्वार खुले थे, कोई सैनिक नहीं था और उनका सबसे बड़ा दुश्मन चूको लियांग शांति से संगीत बजा रहा था। सीमा यी, जो लियांग की चालाकी और धोखे की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ थे, तुरंत रुक गए। उन्होंने सोचा कि यह निश्चित रूप से एक जाल है। उन्हें लगा कि लियांग ने शहर में अपनी सेना छिपा रखी है और उन्हें अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। लियांग की प्रतिष्ठा इतनी शक्तिशाली थी कि सीमा यी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें डर था कि जो दिख रहा है वो एक धोखा है। इस डर ने उन्हें इतना पंगु बना दिया कि उन्होंने अपनी विशाल सेना को तुरंत पीछे हटने का आदेश दे दिया। चूको लियांग ने बिना एक भी तीर चलाए केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर एक असंभव लड़ाई जीत ली। ये कहानी दिखाती है कि प्रतिष्ठा केवल एक रक्षात्मक ढाल नहीं है, ये एक आक्रामक हथियार है। यह आपके दुश्मन के दिमाग पर हमला करती है, संदेह और भय के बीज बोती है, जो किसी भी सेना से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कानून 6। अगर प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण है तो सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे जाए। इसका जवाब कानून 6 में है। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। शक्ति की दुनिया में अनदेखा किया जाना मौत के बराबर है। इससे बेहतर है कि आपकी आलोचना हो, आप पर हमले हों, लेकिन आपको नजरअंदाज न किया जाए। जो कुछ भी अनदेखा है उसका कोई मूल्य नहीं है। ध्यान आकर्षित करना आपको भीड़ से अलग करता है और आपको एक नाम देता है। एक बार जब लोगों का ध्यान आप पर होता है तभी आप उनकी धारणा को आकार दे सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण कर सकते हैं। थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक थे, लेकिन वो एक महान बाजारिया भी थे। वो जानते थे कि केवल एक अच्छा उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है, आपको लोगों का ध्यान उस पर खींचना होगा। वो अपने आविष्कारों का नाटकीय प्रदर्शन करते थे, प्रेस को बुलाते थे और खुद को एक जादूगर के रूप में पेश करते थे। उनकी मार्केटिंग की प्रतिभा उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा जितनी ही महत्वपूर्ण थी। एक और उदाहरण पिएत्रो एरेटिनो का है, जो 16वीं सदी के इतालवी लेखक थे। जब वो युवा और अज्ञात थे तो उन्होंने प्रसिद्धि पाने का एक साहसिक तरीका खोजा। उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली लोगों, यहां तक कि पोप पर भी व्यंग्यात्मक और अपमानजनक पत्र लिखकर हमला किया। इन हमलों ने कई लोगों को नाराज किया, लेकिन इसने रातों रात एरेटिनो को पूरे इटली में प्रसिद्ध कर दिया। एक बार जब उन्हें ध्यान मिल गया तो उन्होंने अपनी कलम का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा को एक साहसी और निडर आलोचक के रूप में बनाने के लिए किया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिष्ठा कानून 5 और ध्यान कानून 6 का गहरा संबंध है। आप प्रतिष्ठा का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पहले ध्यान आकर्षित नहीं करते। ध्यान वो कच्चा माल है जिससे प्रतिष्ठा गढ़ी जाती है। शक्ति की शुरुआती चरणों में ध्यान की गुणवत्ता से ज्यादा ध्यान की मात्रा महत्वपूर्ण है। एक बार जब दुनिया की नजरें आप पर हों, तब आपके पास उस नजर को अपनी इच्छित प्रतिष्ठा में बदलने का मंच है। पहले उन्हें अपनी ओर देखने पर मजबूर करें, फिर आप नियंत्रित कर सकते हैं कि वो क्या देखते हैं। शक्ति के खेल में सीधे टकराव से अक्सर बचना चाहिए। यह बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है और अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। एक सच्चा रणनीतिकार सीधे हमले के बजाय अप्रत्यक्ष तरीकों को प्राथमिकता देता है। वह लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए बहस नहीं करता, वह उन्हें अपने कार्यों से कायल करता है। वह मदद के लिए दया की भीख नहीं मांगता, वह दूसरों के स्वार्थ को अपनी ढाल बनाता है। यह बिना लड़े जीतने की कला है। तर्कों से नहीं, अपने कार्यों से जीतें। कानून नंबर 9 कहता है, कभी भी बहस के माध्यम से जीतने की कोशिश न करें, अपने कार्यों के माध्यम से जीतें। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप अनजाने में ये कह रहे होते हैं कि आप उनसे ज्यादा होशियार हैं। ये उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। भले ही आप तार्किक रूप से अपनी बात साबित कर दें, लेकिन आपने जो नाराजगी और दुर्भावना पैदा की है वह किसी भी अस्थायी सहमति से कहीं ज्यादा समय तक बनी रहेगी। लोगों के मन को बदलना लगभग असंभव है, खासकर शब्दों के माध्यम से। इसके बजाय अपने विचारों को प्रदर्शित करना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो की कहानी में मिलता है। जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध मूर्ति डेविड को पूरा किया तो उन्होंने उसे अपने संरक्षक पिएरो सोदेरिनी को दिखाया।
सोदेरिनी, जो खुद को एक कला विशेषज्ञ मानते थे, ने मूर्ति को देखा और कहा, यह एक उत्कृष्ट कृति है, लेकिन इसकी नाक थोड़ी बड़ी है। माइकल एंजेलो जानते थे कि सोदेरिनी गलत थे, क्योंकि वह मूर्ति को नीचे से एक अजीब कोण से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की। बहस करने से उनके संरक्षक का अपमान होता। इसके बजाय वह चुपचाप एक सीढ़ी पर चढ़ गए, अपने हाथ में एक छेनी और थोड़ी संगमरमर की धूल छिपाई। उन्होंने सोदेरिनी के सामने नाक पर धीरे धीरे हथौड़ा चलाने का नाटक किया, जबकि उन्होंने अपने हाथ से संगमरमर की धूल को नीचे गिरने दिया। फिर वह नीचे उतरे और पूछा, अब कैसी है? सोदेरिनी ने करीब से देखा और कहा, आह, अब ये उत्तम है, आपने इसे जीवन दे दिया है। माइकल एंजेलो ने नाक को छुआ तक नहीं था। उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने एक प्रदर्शन किया। उन्होंने सोदेरिनी को गलत साबित नहीं किया। उन्होंने सोदेरिनी को यह महसूस कराया कि वह सही है, और साथ ही अपने कलाकृति को भी बचा लिया। यह अप्रत्यक्ष शक्ति का सार है। आप अपना उद्देश्य दूसरों को बुद्धिमान, बोधगम्य और नियंत्रण में महसूस कराकर प्राप्त करते हैं। लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता के लिए नहीं। जब आपको दूसरों की मदद की जरूरत होती है तो आप अक्सर एक गलती करते हैं। आप उनकी दया, उनकी उदारता या अतीत में किए गए एहसानों की दुहाई देते हैं। कानून 13 हमें चेतावनी देता है कि ये कमजोर और अविश्वसनीय प्रेरक हैं। लोग मुख्य रूप से अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। यदि आप किसी से मदद चाहते हैं तो उन्हें यह दिखाएं कि आपकी मदद करने में उनका क्या फायदा है। एक आधुनिक ऑफिस का उदाहरण लें। एक युवा कर्मचारी लीसा अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए अपने बॉस से फंडिंग चाहती थी। वो अपने बॉस के पास जाकर ये कह सकती थी कि मैंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है और मैं इस अवसर की हकदार हूं। यह दया और कृतज्ञता की अपील होती। लेकिन लीसा ने एक भिन्न तरीका अपनाया। उसने कहा, यह प्रोजेक्ट राजस्व में 15% की वृद्धि करेगा, जिससे आप बोर्ड की नजरों में एक दूरदर्शी नेता के रूप में दिखेंगे। परिणाम, प्रोजेक्ट तुरंत स्वीकृत हो गया। लीसा ने समझा कि उसके बॉस की प्राथमिक चिंता उसकी अपनी सफलता और प्रतिष्ठा है। उसने अपनी दरख्वास्त को बॉस के स्वार्थ के साथ जोड़ दिया। यह एक मौलिक मानव सत्य को उजागर करता है कि हर कोई अपनी कहानी का नायक है। जब आप दया की अपील करते हैं तो आप उनसे अपनी कहानी से बाहर निकलकर आपकी कहानी में आने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन जब आप स्वार्थ की अपील करते हैं तो आप उन्हें उनकी अपनी कहानी के भीतर एक शक्तिशाली भूमिका दे रहे होते हैं। यह समझकर कि आप जिस भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं वह अवचेतन रूप से हमेशा पूछ रहा होता है, इसमें मेरे लिए क्या है, तो आप अपनी मांगों को एक आकर्षक उत्तर प्रदान करने के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे वे एक अनिच्छुक दाता के बजाय आपकी सफलता में एक उत्साही भागीदार बन जाते हैं। शक्ति के खेल में महारत हासिल करने का मतलब केवल अच्छा खेलना नहीं है। इसका मतलब खेल के नियमों को ही आकार देना है। एक औसत खिलाड़ी खेल के मैदान पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन एक मास्टर खिलाड़ी युद्ध क्षेत्र को ही अपनी इच्छानुसार डिजाइन करता है। वह दूसरों को अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर करता है, उन्हें ऐसे विकल्प देता है जहां हर चुनाव उसी के पक्ष में हो, और जब जरूरत हो तो वह भ्रम और अराजकता पैदा करके अपने विरोधियों को पंगु बना देता है। ये नियंत्रण का मनोविज्ञान है। दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करें, कानून 8, और विकल्पों को नियंत्रित करें, कानून 31। शक्तिशाली लोग कभी भी दूसरों के पीछे नहीं भागते, वे अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और दूसरों को उनके पास आने के लिए मजबूर करते हैं। कानून 8 कहता है, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करें, यदि आवश्यक हो तो चारे का उपयोग करें। जब आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो आप नियंत्रण की स्थिति में होते हैं। आप समय, स्थान और बातचीत की शर्तों को तय करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है वह हमेशा कमजोर स्थिति में होता है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। एक बार जब आपका प्रतिद्वंदी आपके मैदान पर आ जाता है तो आपको गेम को नियंत्रित करना होगा। यहीं पर कानून 31 काम आता है। विकल्पों को नियंत्रित करें, दूसरों को उन पत्तों से खेलने दें जो आप बांटते हैं। इसका सार यह है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को स्वतंत्र इच्छा का भ्रम देते हैं, जबकि वास्तव में उनके सभी विकल्प आपके द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं और हर विकल्प किसी न किसी तरह से आपको लाभ पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, एक वार्ताकार ये पूछ सकता है, क्या हमें योजना ए पर सहमत होना चाहिए जो मुझे एक बड़ा फायदा देती है, या योजना बी जो मुझे थोड़ा छोटा फायदा देती है।
प्रतिद्वंदी का दिमाग ए और बी के बीच चयन करने में व्यस्त हो जाता है और वे असली सवाल पूछने में विफल रहते हैं कि हम योजना सी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, जो मुझे फायदा पहुंचाती है। ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का सार है। जो व्यक्ति फ्रेम को नियंत्रित करता है, वह परिणाम को नियंत्रित करता है। इन दोनों कानूनों को एक साथ उपयोग करके आप न केवल ये तय करते हैं कि खेल कहां खेला जाएगा, बल्कि ये भी कि खेल कैसे खेला जाएगा। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाएं। कानून 39। कभी कभी नियंत्रण स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका अस्थायी रूप से अराजकता पैदा करना होता है। कानून 39 कहता है, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाएं। क्रोध, भय और अनिश्चितता ऐसी भावनाएं हैं जो निर्णय को धुंधला कर देती हैं। जब लोग डरे हुए या भ्रमित होते हैं तो वे जल्दबाजी में और तर्कहीन रूप से कार्य करते हैं। एक रणनीतिकार इस मानव प्रवृत्ति का फायदा उठाता है। वो जानबूझकर एक संकट या अप्रत्याशित घटना पैदा करता है जिससे उसके विरोधियों में खलबली मच जाती है। जब वे घबराहट में इधर उधर भाग रहे होते हैं तो वे अनजाने में अपनी कमजोरियों और योजनाओं को उजागर कर देते हैं। इस बीच रणनीतिकार, जिसने इस तूफान को पैदा किया है, शांत और संयमित रहता है। वह इस अराजकता को एक अवसर के रूप में देखता है। जब लोग आराम से और स्थितियां स्थिर होती हैं तो उनका व्यवहार पूर्वानुमायन और उनकी रक्षा प्रणालियां मजबूत होती हैं। पानी में हलचल मचाकर आप अनिश्चितता और घबराहट पैदा करते हैं। इस अवस्था में लोग स्पष्टता और दिशा के लिए बेताब हो जाते हैं। यह आपको आगे बढ़कर एक नया फ्रेम, आपके नियंत्रित विकल्प, कानून 31 पेश करने की अनुमति देता है, जिसे वे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करेंगे। अराजकता पुरानी शक्ति संरचनाओं को भंग कर देती है, एक शून्य पैदा करती है जिसे शांत और तैयार रणनीतिकार भर सकता है। ये एक शिकारी की तरह है जो झाड़ियों में पत्थर फेंककर अपने शिकार को बाहर निकालता है और फिर उस पर झपट्टा मारता है। शक्ति के खेल में आपके सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा वे नहीं होते जो खुले तौर पर आपका विरोध करते हैं। अक्सर सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से आता है जो आपके करीब होते हैं, जो आपके जीवन में अदृश्य जहर की तरह घुल जाते हैं। ये नकारात्मक प्रभाव, विनाशकारी आदतें और भावनात्मक संक्रमण है जो आपकी ऊर्जा, आपकी महत्वाकांक्षा और अंततः आपकी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। एक बुद्धिमान खिलाड़ी न केवल अपने दुश्मनों को पहचानता है, बल्कि इन अनदेखे खतरों से खुद को बचाने के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली भी विकसित करता है। संक्रमण। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। कानून 10वां नियम क्रूर लग सकता है, लेकिन यह रणनीतिक आत्मसंरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। संक्रमण से बचें। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहें। यह नियम कहता है कि भावनात्मक अवस्थाएं और दुर्भाग्य संक्रामक बीमारियों की तरह होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप किसी डूबते हुए व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, लेकिन अक्सर वे आपको भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। इसका सबसे भयावह उदाहरण 19वीं सदी की डांसर और वेश्या लोला मॉन्टेज की कहानी है। लोला जहां भी जाती थी, अपने साथ तबाही और दुर्भाग्य लेकर जाती थी। वो सुंदर और आकर्षक थी और शक्तिशाली पुरुष उसकी ओर खींचे चले आते थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व अस्थिर, नाटकीय और आत्मविनाशकारी था। फ्रांस में उसने एक प्रभावशाली अखबार के मालिक अलेक्जेंडर डुजारियर को अपनी ओर आकर्षित किया। उसके प्रभाव में आकर डुजारियर का जीवन बिखर गया। उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, उसका व्यवसाय घाटे में चला गया और अंत में वो एक द्वंद्व युद्ध में मारा गया। फिर लोला बवेरिया चली गई और राजा लुडविग प्रथम को अपने वश में कर लिया। राजा उस पर इतना मोहित हो गया कि उसने लोला को अपनी सलाहकार बना लिया। लोला के प्रभाव के कारण पूरे राज्य में अशांति फैल गई और अंततः राजा को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद वो इंग्लैंड गई, जहां उसने एक युवा सेना अधिकारी को बर्बाद कर दिया। फिर अमेरिका में उसके कई पति और प्रेमी रहस्यमयी परिस्थितियों में या तो दिवालिया हो गए या मर गए। लोला एक संक्रामक थी। जो भी उसके करीब आया वह उसके दुर्भाग्य और नकारात्मकता से संक्रमित हो गया। ये नियम हमें सिखाता है कि पुरानी उदासी या दुर्भाग्य केवल एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये विनाशकारी सोच और कार्यों के पैटर्न का परिणाम है।
संक्रामक लोग केवल दुखी नहीं होते, वे खराब निर्णय लेते हैं, अनावश्यक नाटक करते हैं और संभावित सहयोगियों को दूर कर देते हैं। उनके साथ जुड़कर आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप खुद को उन्हीं विनाशकारी व्यवहारों के संपर्क में ला रहे हैं जिन्होंने पहले उनकी दुर्गति का कारण बना। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं और मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। कानून 40। तो आप खुद को लोला मॉन्टेज जैसे लोगों से कैसे बचाते हैं? इसके लिए आपको 2 रक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता है। पहला है कानून 19। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। इसका गहरा अर्थ यह है कि आपको लोगों का न्याय उनके बाहरी दिखावट से नहीं, बल्कि उनके कार्यों और पैटर्न के सावधानीपूर्वक अवलोकन से करना चाहिए। आपको लोगों के चरित्र को पढ़ने की क्षमता विकसित करनी होगी, ताकि आप संक्रामक प्रकारों को पहचान सकें इससे पहले कि वे कोई नुकसान पहुंचाएं। दूसरा उपकरण एक मानसिकता है, जो कानून 40 में वर्णित है। मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। इसका मतलब है कि हर चीज की एक कीमत होती है। जो चीज मुफ्त लगती है, एक उपहार, एक अवसर, एक नई दोस्ती, अक्सर उसके साथ छिपे हुए दायित्व या खतरे आते हैं। एक स्वस्थ संदेह की भावना आपको उन आकर्षक प्रस्तावों से बचाएगी जो आपको विनाशकारी लोगों के जाल में फंसा सकती है। इन कानूनों का संश्लेषण एक गहन सत्य को उजागर करता है। आपकी व्यक्तिगत प्रगति उन लोगों का औसत है जिनके साथ आप जुड़ते हैं। कानून 19 वो रडार है जिसका उपयोग आप दूसरों की प्रगति का आकलन करने के लिए करते हैं। कानून 10 आपको निर्देश देता है कि नीचे की ओर जाने वालों से बचें, और कानून 40 वो ढाल है जो आपको आकर्षक प्रस्तावों द्वारा नीचे की ओर जाने वाले सर्पिलों में खींचे जाने से बचाती है। शक्ति केवल आपके अपने कार्यों के बारे में नहीं है, ये अपने पर्यावरण और संघों को इस तरह से व्यवस्थित करने के बारे में है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक शक्तिशाली पूंछ हवा पैदा करे, ना कि एक अपंग करने वाली सिर हवा। शक्ति के खेल में अनिश्चितता और आधा अधूरापन विफलता के 2 सबसे बड़े कारण हैं। जब आप कार्य करते हैं तो आपको पूरी दृढ़ता और साहस के साथ कार्य करना चाहिए। हिचकिचाहट आपके दुश्मनों को फिर से संगठित होने का मौका देती है और आपकी शक्ति पर संदेह पैदा करती है। एक निर्णायक प्रहार, एक साहसिक कदम अक्सर एक लंबी और थकाऊ लड़ाई से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। अंतिम क्षणों में आपको अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचलने और अपने इरादों को निर्भीकता से लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। कानून 15। 15वां नियम शक्ति की क्रूर तर्कसंगतता को दर्शाता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। यह नियम कहता है कि यदि आप अपने दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो वह फिर से संगठित होगा, बदला लेगा और आपको नष्ट कर देगा। दया या उदारता दिखाने से आप केवल एक ऐसे सांप को पाल रहे हैं जो मौका मिलते ही आपको डस लेगा। इतिहास इस सबक से भरा पड़ा है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जूलियस सीजर का है। अपने रोमन गृह युद्ध के दौरान सीजर अपने पराजित रोमन दुश्मनों जैसे कि पॉम्पी के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वह उन्हें माफ कर देता था, यह सोचकर कि उसकी यह महानता उन्हें वफादार बना देगी, लेकिन वह गलत था। यही माफ किए गए रोमन थे जो बाद में सीनेट में इकट्ठा हुए और उसकी हत्या कर दी। इसके विपरीत जब सीजर ने गॉल, आधुनिक फ्रांस के विद्रोहियों को हराया तो उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कभी रोम के लिए खतरा न बन सकें। इस नियम का अर्थ आवश्यक रूप से शारीरिक विनाश नहीं है। इसका अर्थ है दुश्मन की लड़ने की इच्छा, उसके संसाधनों और उसके फिर से उठने की क्षमता को नष्ट करना। यह एक मानसिक प्रहार करने के बारे में है जो इतना निर्णायक हो कि भविष्य में प्रतिरोध का विचार भी अकल्पनीय हो जाए। व्यापार में इसका मतलब हो सकता है कि एक प्रतियोगी को बाजार से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। राजनीति में इसका मतलब हो सकता है कि एक प्रतिद्वंदी की प्रतिष्ठा को इस तरह से नष्ट कर दिया जाए कि वह फिर कभी चुनाव न लड़ सके। आधा अधूरा उपाय केवल भविष्य के लिए समस्याएं पैदा करता है। एक छोटी सी चिंगारी अगर बुझाई न जाए तो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। साहस के साथ कार्य करें। कानून 28। यदि आपको अपने दुश्मन को कुचलना है तो आपको साहस के साथ कार्य करना होगा। कानून 28 कहता है कि साहस के साथ कार्य में प्रवेश करें।
आपकी हिचकिचाहट और संदेह आपके कार्यों को संक्रमित कर देंगे। यदि आप किसी कार्य को लेकर अनिश्चित हैं, तो उसे न करें। एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं, तो आपको पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साहस और निर्भीकता में एक जादुई गुण होता है। ये लोगों को डराते हैं और आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। एक साहसिक कदम, भले ही वह अपूर्ण हो, अक्सर एक पूरी तरह से नियोजित लेकिन डरपोक कदम से ज्यादा प्रभावी होता है। इसका एक शक्तिशाली उदाहरण युवा इवान द टेरिबल की कहानी है। 8 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद इवान ने अपने बचपन के कई साल शक्तिशाली बोयार कुलानों, रूसी अभिजात वर्ग, के हाथों अपमान और दुर्व्यवहार सहते हुए बिताए थे। वह उसे एक कमजोर और महत्वहीन लड़का मानते थे, लेकिन इवान चुपचाप इंतजार कर रहा था, अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहा था। 29 दिसंबर 1543, जब वह केवल 13 साल का था, उसने अपना कदम चला। उसने बोयार कबीले के मुखिया प्रिंस एंड्रेशविस्की को अपने कमरे में बुलाया। जब प्रिंस पहुंचे तो कमरा महल के गार्डों से भरा हुआ था। इवान ने शांति से अपनी उंगली से प्रिंस की ओर इशारा किया और उसकी गिरफ्तारी और मौत का आदेश दिया। इस एक तेज और साहसिक कार्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। किसी को भी 13 साल के लड़के से इतनी क्रूरता और निर्णायकता की उम्मीद नहीं थी। इस एक साहसिक कार्य ने बोयार कबीलों में ऐसा आतंक पैदा कर दिया कि उन्होंने फिर कभी इवान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और इसने दशकों तक उसके शासन को सुरक्षित कर दिया। इवान की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया अक्सर उस व्यक्ति के सामने झुक जाती है जो सबसे अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करता है। एक डरपोक आकर्षण वार्ता और जवाबी चालों को आमंत्रित करता है। एक साहसिक आकर्षण अपनी खुद की वास्तविकता बनाता है। यह मनोवैज्ञानिक गति पैदा करता है जो विपक्ष को बाहर ले जाता है और आपकी स्थिति को मजबूत करता है। अब हम शक्ति की यात्रा के अंतिम और सबसे उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम ठोस नियमों और रणनीतियों से परे जाकर एक ऐसी अवस्था की बात करते हैं जहां शक्ति एक तरल, अनुकूलनीय और लगभग अदृश्य शक्ति बन जाती है। ये निराकार स्वामी यानी कि फॉर्मलेस मास्टर बनने की कला है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक पहचान, एक रणनीति या एक पक्ष से बंधा नहीं है, बल्कि जो पानी की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकता है। किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो। कानून 20। शक्ति के खेल में जो मूर्ख होता है वो हमेशा पक्ष लेने की जल्दी में रहता है। वो किसी एक पक्ष, एक कारण या एक व्यक्ति के प्रति अपनी पूरी निष्ठा समर्पित कर देता है, लेकिन ऐसा करके वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। कानून 20 कहता है, किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो सिवाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं। आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खेल सकते हैं और उन्हें आपका पीछा करने पर मजबूर कर सकते हैं। जब आप किसी एक पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो आप अपनी शक्ति का एक हिस्सा उन्हें हस्तांतरित कर देते हैं। आप पूर्वानुमेय हो जाते हैं और आपके कार्य सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब आप अप्रतिबद्ध रहते हैं तो आप अपनी 100% शक्ति अपने पास रखते हैं। आप दूसरों को अपनी निष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर करते हैं, जिससे आपका मूल्य बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हेनरी किसिंजर ने 1968 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पेश किया। किसिंजर ने रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन और डेमोक्रेट ह्यूबर्ट हम्फ्री दोनों के साथ संपर्क बनाए रखा। उन्होंने दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन किसी एक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हुए। इस गैर प्रतिबद्धता ने उन्हें दोनों के लिए अनिवार्य बना दिया। उन्हें पता था कि चाहे कोई भी जीते, प्रशासन में एक शीर्ष पद उनका इंतजार कर रहा होगा। किसी भी बातचीत या संघर्ष में जिस व्यक्ति को प्रतिबद्धता की सबसे कम आवश्यकता होती है, वो सबसे अधिक शक्ति रखता है। स्वयं को पुनः बनाएं, कानून 25, और निराकार बने, कानून 48। ये शक्ति की महारत का अंतिम स्तर है। कानून 25 कहता है, स्वयं को पुनः बनाएं। समाज द्वारा आपको दी गई भूमिका को स्वीकार न करें। एक नई पहचान बनाएं जो ध्यान आकर्षित करे और आपको कभी बोर न होने दे। अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को एक कलाकृति की तरह गढ़ें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। और अंत में कानून 48, जो इस किताब का अंतिम और सबसे गहरा कानून है, कहता है, निराकार बने, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। पानी की तरह बने। पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। ये नरम हो सकता है, लेकिन यह चट्टान को भी काट सकता है।
निराकार होने का मतलब है कि आपके दुश्मन कभी भी आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकते। यदि वे आपके पैटर्न को नहीं समझ सकते तो वे आपके खिलाफ रक्षा तैयार नहीं कर सकते। आज आप दोस्त हैं, कल दुश्मन, आज आक्रामक है, कल विनम्र। ये सभी 48 कानूनों का संश्लेषण है। ये जानना कि कौन सा मुखौटा पहनना है, कौन सा उपकरण इस्तेमाल करना है और कब अपना रूप पूरी तरह से बदल लेना है। ये समझना कि शक्ति कोई अंतिम स्थिति नहीं है जिसे शक्ति कहा जाता है। सच्ची शक्ति कोई सिंहासन नहीं है जिस पर आप बैठते हैं, बल्कि ये अनुकूलन, अवलोकन और कार्य की एक सतत प्रक्रिया है। निराकार होने का मतलब यही समझना है। इसका मतलब है कि आप आक्रामक नेता या चालाक जोड़ने वाले नहीं हैं। आप बस एक रणनीतिकार हैं जो एक पल में आक्रामक और अगले ही पल उदार, एक दिन खुला और अगले दिन गुप्त, पूरी तरह से परिस्थितियों के आधार पर। परम शक्ति एक निश्चित पहचान से मुक्ति है जो आपको उस क्षण में महारत हासिल करने के लिए जो कुछ भी बनने की आवश्यकता है वो बनने की अनुमति देती है। ये हैं शक्ति के 48 नियम, या 6 बुरे नहीं हैं, वे बस हैं। वे आग की तरह हैं जिसका उपयोग घर को गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है और उसे जलाकर राख भी किया जा सकता है। इन नियमों को समझना उनके उपयोग का समर्थन नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में एक आवश्यक बचाव है जहां दूसरे लोग आपके खिलाफ इनका उपयोग करेंगे, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। सच्चा लक्ष्य एक अत्याचारी बनना नहीं है, बल्कि उन मानवीय गतिशीलताओं का मास्टर बनना है जो हमारे जीवन, हमारे करियर और हमारी नियति को शक्ल देते हैं। ये जानना कि कब विनम्र होना है, कब साहसी, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब लड़ना है और कब बिना लड़े जीतना है। अगर शक्ति की गहराइयों में इस यात्रा ने आपकी आंखें खोल दी हैं और आप उन ताकतों में महारत हासिल करना जारी रखना चाहते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।